म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों ये लाइंस हम सबने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। साथ ही में म्यूचुअल फंड से जुड़ी काफी कॉमन बातें या काफी कॉमन क्वेश्चंस हमें सुनने को मिल जाते हैं। जैसे कि यार म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म्स में इसमें कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। यार म्यूचुअल फंड तो सिर्फ इक्विटी में ही पैसा निवेश करता है। डू वी एक्चुअली नीड अ डीमैट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन दिस म्यूचुअल फंड स्कीम्स? क्या पास्ट रिटर्न्स अश्योर करते हैं सेम रिटर्न्स इन फ्यूचर एज वेल? तो दोस्तों क्यों ना आप और मैं मिलकर एक शुरुआत करते हैं। हम लेकर आएंगे म्यूचुअल फंड पे एक सीरीज जो कि काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे तो एक म्यूचुअल फंड काम करता है, कैसे ये इंडस्ट्री रेगुलेट की जाती है, एंड व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हु शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम समझेंगे कि ये म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं और कितनी टाइप्स की ये स्कीम्स होती हैं, और हमको किस स्कीम में पैसा निवेश करना है अपनी नीड्स एंड गोल्स के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद फाइनली हम समझेंगे कि कौन से है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड रेशियो जिसके बेसिस पे हम सीखेंगे कि हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गर्ग। शुरू करते हैं आज की पाठशाला विद फिनशाला। तो म्यूचुअल फंड्स ना तरह तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, जिसको मैनेज करता है एक एक्सपर्ट यानी कि एक प्रोफेशनल, और ये स्कीम्स रन की जाती हैं बाय एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब ये कंपनीज इन स्कीम्स के तहत मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा पूल करती है और उनकी नीड्स एंड गोल्स के अकॉर्डिंग इन डिफरेंट स्कीम्स में पैसा निवेश कर देती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी इस तरह की एएमसीज हैं उसको रेगुलेट करता है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन लाता रहता है इस इंडस्ट्री के लिए टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 2009 में जब सेबी ने म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले एंट्री लोड को बैन किया था, तो काफी म्यूचुअल फंड ने प्रोटेस्ट भी किया था इस डिसीजन के अगेंस्ट, बट तो सेबी ने ये डिसीजन वापस नहीं लिया बिकॉज इसका एक ही एम था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों एंट्री लोड यानी कि वो लोड जो किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम के स्टार्ट में लगाया जाता था। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं और उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एंट्री लोड है वो 2% है, तो वो म्यूचुअल फंड आपके सिर्फ 98 रुपीज को ही इन्वेस्ट करेगा। 2 रुपीज वो आपके डिडक्ट कर लेगा स्टार्टिंग में ही टू कवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो एक म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट करता है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर स्कीम में एंट्री या एग्जिट लेते हैं, कैसे हम इसमें सिक्योरिटीज खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये समझने के लिए हमें म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे कि एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, हमारी एक्सपेंस रेशियो, एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, एंड द एग्जिट लोड ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। हम इंडियंस ना काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं। वटेवर प्रोडक्ट वी बाय, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि भाई इसका प्राइस क्या होगा। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू इन्वेस्टिंग। जब भी किसी प्रोडक्ट की हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि भाई इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, इज द प्राइस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड स्कीम। इट इज द एक्चुअल प्राइस ऑन विच यू विल बाय एंड सेल द यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। अब ये यूनिट्स क्या होते हैं? ये यूनिट्स को हम समझते हैं एक कंपनी के एग्जांपल से। तो दोस्तों जैसे एक कंपनी अपनी टोटल कैपिटल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करती है, जिसको कि हम शेयर्स कहते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम का जो भी टोटल पैसा है या टोटल इन्वेस्टमेंट्स है उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। तो ये एनएवी निकलती कैसे है, इसको हम समझेंगे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। तो लेट्स अज्यूम कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एक स्कीम लेकर आ रहा है, एक एनएफओ लेकर आ रहा है, यानी कि न्यू फंड ऑफर लेकर आ रहा है, जिसमें दे आर सेइंग दैट दे विल इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज इन हेल्थ केयर कंपनीज। अब उस स्कीम में उनका कहना है कि वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले वो इन्वेस्टर्स को 1 लाख यूनिट्स देंगे। तो दोस्तों अब यहां पर हमें अगर इस सिचुएशन में अगर हमें एनएवी निकालनी होगी तो वो हमारी कैसे निकल कर आएगी? तो जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स है यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट्स हैं, दैट इज 10 लाख, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए मार्केट में लगाने वाले हैं। उसके बदले हमें कितनी यूनिट्स मिलने वाली है? हमें 1 लाख यूनिट मिलने वाली है। तो 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो हमारी जो एनएवी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 10 रुपीज, यानी कि पर यूनिट प्राइस जो हमारा निकल कर आएगा दैट विल बी 10 रुपीज। अब जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी हमारा ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है, दैट इज सब्जेक्ट टू मूवमेंट्स। वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस।
तो लेट्स अज्यूम कि जो हमारी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स थी ये कुछ महीनों बाद 12 लाख पे चली गई। तो अब इस सिचुएशन में हमारी एनएवी कितनी होगी? तो सिंपली हमारी एनएवी कैलकुलेट होगी 12 लाख डिवाइडेड बाय हमारी यूनिट्स कितनी थी? हमारी यूनिट्स थी 1 लाख। तो इसका मतलब अब हमारी एनएवी हो गई 12 रुपीज। तो इससे हमें पता लगा कि सिंपली हमारा 20% का रिटर्न हमको मिल गया। लेट्स ऑल्सो चेक दिस एनएवी फॉर्मूला। सो एनएवी इज इक्वल टू टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो दोस्तों अब ये नेट एसेट्स कैसे निकल कर आती हैं? तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जितना पैसा आपका मार्केट में लगा है या आपके पास कैश है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो सब मिला के माइनस में म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों जो एक्सपेंसेस एक म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखने में या उसके ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने के लिए यूज होते हैं या किए जाते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो कि एनुअली चार्ज की जाती है बाय एवरी म्यूचुअल फंड बिकॉज दे आर मैनेजिंग आवर मनी। वो हमारा पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो हमारा पैसा यूजफुल जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस एनएवी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और आंसर करते हैं बहुत ही कॉमन मिथ को, जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एनएवी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू शेयर प्राइस, यानी कि अगर किसी फंड की एनएवी कम है तो इसका मतलब वो आपको सस्ते में मिल रहा है, या और किसी फंड की एनएवी ज्यादा है तो इसका मतलब आपको वो महंगे में मिल रहा है। तो दोस्तों इसको आंसर करने के लिए हम शेयर प्राइस और एनएवी का डिटेल में मतलब समझते हैं। तो दोस्तों जो शेयर प्राइस होता है दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू अगर आज की डेट में आपकी कंपनी को अगर बंद कर दिया जाए या लिक्विडेट कर दिया जाए तो पर शेयर के पीछे आपके पास कितनी एसेट्स होंगी, कितनी एसेट्स आप यूटिलाइज कर पाओगे, तो उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब होता क्या है कि सेकेंडरी मार्केट में जो भी शेयर ट्रेड कर रहा होता है वो इस बुक वैल्यू से या तो प्रीमियम पे ट्रेड करता है या फिर वो डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है या ये शेयर ओवर वैल्यूड है। बट जो एनएवी है दोस्तों, एनएवी इज जस्ट द वैल्यू पर यूनिट। ये कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, या इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह रहे कि एक म्यूचुअल फंड में एक यूनिट के पीछे कितनी एसेट्स। तो दोस्तों अब इस एग्जिट लोड को भी क्विकली समझ लेते हैं। तो एग्जिट लोड यानी कि वो लोड, वो पेनल्टी जो कि एक म्यूचुअल फंड लगाता है जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम से आउट होने की बात करते हैं या जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और उस टाइम पे उस फंड का प्राइस था 100 रुपीज, यानी कि उसकी एनएवी थी 100 रुपीज। तो इसका मतलब उस टाइम पीरियड पे आपके पास कितनी यूनिट्स हुई? 30,000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 300 यूनिट्स। अब नाउ 2-3 साल बाद अज्यूम करते हैं कि मार्केट फेवरेबल कंडीशन में नहीं गई और उसकी वैल्यू एनएवी जो है वो गिर गई, वो गिर के 90 रुपीज हो गई। तो अब इसका मतलब आज की जो हमारी करंट वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 90 इंटू में 300 विच इज इक्वल टू 27,000। अब दोस्तों इस पर वो एग्जिट लोड कैसे लगाएगा? वो एग्जिट लोड लगाएगा आपकी एनएवी पर, आपके 27,000 पे। तो आपका एनएवी अगर एग्जिट लोड 1% है तो इस 27,000 पे 1% आपसे चार्ज लेगा विच इज इक्वल टू 270 रुपीज। वो माइनस करके जितने भी पैसे होंगे वो आपको वो स्कीम लिक्विडेट करके मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस निकल कर आता है आपका एग्जिट लोड में और एक्सपेंस रेशियो में। तो जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो चार्ज की जाती है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पे, यानी कि एज ए परसेंटेज ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और जो आपकी एग्जिट लोड होता है वो आपका चार्ज किया जाता है नेट एसेट्स पे, यानी कि एनएवी पे। तो दोस्तों अब तक हमने इतना समझ लिया कि एक म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे इसकी प्राइसिंग होती है। अब समझते हैं कि क्यों ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, क्यों इसका एयूएम जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स के फीचर्स या बेनिफिट्स को समझना होगा और साथ ही में हम म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आइए चलते हैं अपने सबसे पहले बेनिफिट की तरफ, जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन यही सबसे मेन बेनिफिट है इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से काफी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर नंबर 1 एंड इन्वेस्टर नंबर 2। दोनों को इक्विटी मार्केट काफी अट्रैक्टिव लगती है और दोनों को इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना है। तो जो हमारा इन्वेस्टर नंबर 1 है वो बोलता है यार मुझे तो इस मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज है, मैंने तो पढ़ा हुआ है कि कैसे कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं क्यों किसी को फीस दूं मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, मैं तो खुद पैसा लगाऊंगा इस इंडस्ट्री में।
बट जो हमारा इन्वेस्टर नंबर 2 है वो बोलता है यार मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड से ना हमें ठीक ठाक रिटर्न मिल जाते हैं और मेरे को इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना है तो मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाऊंगा पैसा। तो दोस्तों जो हमारा इन्वेस्टर नंबर 1 है वो क्या करेगा, वो अपने फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या मार्केट कंडीशन के बेसिस पे मार्केट में जाएगा, कुछ 5, 10 या मैक्सिमम 15 स्टॉक जाके लेगा अपने रिसर्च के बेसिस पे। बट जो इन्वेस्टर नंबर 2 है दोस्तों वो एक बास्केट में इन्वेस्ट करने वाला है, वो किसी एक या 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, वो मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला है। तो भी होगा क्या, जो इन्वेस्टर नंबर 1 है दोस्तों ही इज एक्सपोज्ड टू 2 काइंड्स ऑफ रिस्क, वन इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड अदर वन इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो दोस्तों अब ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो दोस्तों सिस्टमैटिक रिस्क वो जनरल रिस्क होता है जो कि पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट करने वाला है, वो पूरी इंडस्ट्री को, पूरी मार्केट को इंपैक्ट करता है। इसका सबसे अच्छा रीसेंट एग्जांपल है हमारा कोविड-19। जब कोविड आया था तो सारी कंपनीज की वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी, हमारा इंडेक्स खुद हाफ पे जंप कर चुका था अपनी करंट वैल्यू से। तो वो एक पूरी मार्केट को इंपैक्ट करता है। तो इसके काफी अदर एग्जांपल्स हैं। जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अगर उनमें कुछ कभी अनफेवरेबल मूवमेंट आती है तो उसकी वजह से जो शेयर प्राइस पे हमारा इंपैक्ट होता है वो होता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। बट दोस्तों अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनी के खुद का रिस्क होता है, यानी कि इट इज स्पेसिफिक टू कंपनी रिस्क, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आपकी कंपनी के साथ कुछ बुरा हुआ या आपकी कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आई जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई या सेल्स गिर गई, तो वो इसको, उसकी वजह से जो हमारा प्राइस गिरता है उसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो दोस्तों अब सिचुएशन पे वापस चलते हैं। जो इन्वेस्टर नंबर 1 है वो किसी 2, 3, 5 या 10 कंपनी में लगाएगा पैसा, तो ही इज मोर एक्सपोज टू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑल्सो। बट हमारा जो इन्वेस्टर नंबर 2 है जिसने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है। मान लो 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें से अगर 2 या 3 या 5 भी अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, उनका रेवेन्यू गिर गया, तो बाकी अदर कंपनीज उसका इंपैक्ट कवर कर लेगी। तो इस तरीके से उसको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा एट अ वेरी चीप लेवल। क्योंकि अगर हम अब बात करें कि अगर मैं एक कॉमन मैन को बोलूं कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो उसके लिए ही नीड्स कैपिटल, उसको काफी पैसा लगेगा, अलग अलग सेक्टर्स से वो स्टॉक उठाएगा और उसको इन्वेस्ट करेगा, उसका एक पूल बनाएगा। बट यहां पर हमें बना बनाया पूल मिल रहा है एट अ वेरी चीप रेट, टिकट साइज। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है कॉमन इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा के आप सिर्फ 500 रुपए से ही किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट निकल कर आता है हमारे सामने म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इसका थर्ड बेनिफिट है एक्सपर्टीज। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं इनको मैनेज करता है एक एक्सपर्ट जो कि अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपर्ट होता है, जो काफी रिसर्च के बाद इन शेयर्स को या इस पोर्टफोलियो को बनाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ थोड़ी सी फीस देकर एक एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिल जाता है। तो जिस इन्वेस्टर्स को, या अगर मैं किसी कॉमन इन्वेस्टर को हम कहें कि आपको एक फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज लेनी है, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर्सन को हम कहें कि आपको एक फाइनेंशियल वर्ल्ड की अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें आपको टाइम लगेगा। सो वहां पे हमारे लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ द फोर्थ बेनिफिट इज मल्टीपल एसेट क्लासेस। तो दोस्तों हमने बात की ही थी कि म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं लगाता है, वो इक्विटी, बॉन्ड मार्केट या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सब में पैसा लगाता है। तो दोस्तों ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं किसी रियल एस्टेट में या फिर हम प्राइवेट इक्विटी फंड में करते हैं या हेज फंड में करते हैं, तो इस तरह की जो हमारी एसेट्स होती है वो काफी लिक्विड इन नेचर होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक फाइनेंस का एक रूल समझते हैं कि हमारी एसेट जितनी इलिक्विड है उससे उतना ही ज्यादा हमें रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट हमारा सबसे लिक्विड ऑप्शन होता है, यानी कि आप उसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकालते हैं, उस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, इसलिए आपको उस पर रिटर्न भी काफी मिनिमम रहता है 2-2.5% के बीच में। बट फाइनेंस में जो एसेट क्लास जितनी ज्यादा इलिक्विड है उससे उतना ही रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उतने टाइम तक अपना पैसा ब्लॉक करके रखते हो उन इन्वेस्टमेंट्स में, तो उतना ही रिटर्न बदले में एक इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेगा। तो यहां पर हमें एक्सपोजर मिल जाता है मल्टीपल एसेट क्लासेस का। जो एसेट क्लासेस काफी अननोन होती है उसमें भी हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इसी से हमारा एक और मेजर बेनिफिट निकल कर आता है, वो है लिक्विडिटी दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ना काफी लिक्विड होती हैं, एक्सेप्ट सम फंड्स जो कि हमारे क्लोज्ड एंडेड फंड होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो एक्सेप्ट दोस फंड्स, जो भी हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं वो काफी लिक्विड होती हैं, यानी कि आप उसमें कभी भी रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, बट
आप कभी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा निवेश या एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है ना कि आपको इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, आपको डेट मार्केट के रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, आपको लिक्विड एसेट्स के रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, साथ ही में आपको ये लिक्विडिटी का ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में हम कितने तरह से पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम दो तरह से पैसा निवेश कर सकते हैं। पहला है हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP। तो दोस्तों जो लमसम होता है उसका मतलब ये होता है कि आप एक ही बारी में जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर ईयर में या ओवर द ईयर्स, आप एक ही बारी में म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देते हैं। तो दोस्तों जो लमसम की स्ट्रेटेजी होती है वो काफी हेल्पफुल होती है कुछ एक शॉर्ट टर्म या कुछ एक पीरियड का बेनिफिट लेने में। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से, जैसे रिसेंटली अभी कोविड हुआ, तो कोविड के बाद हर एक इंडिविजुअल को लगा ही था कि हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है या वहां पर काफी अच्छा रिटर्न्स हमें मिल सकता है एज ए इन्वेस्टर। तो उसमें आप क्या कर सकते थे ना, उसमें हम शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कोई भी एक हेल्थ केयर रिलेटेड स्कीम चूज करके हम उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, सो दैट हमें अच्छे पैसे पे, हमें गुड मनी पे काफी अच्छा रिटर्न मिले ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट दोस्तों जो हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, SIP होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मंथली क्वार्टरली एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट होती है, हम एक ऑटो रूल सेट कर देते हैं सो दैट वो ओवर द पीरियड हमारा पैसा कटता रहे और कलेक्ट होता रहे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्कीम। तो दोस्तों इस तरह की जो स्कीम्स है, इस तरह का जो हमारा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी हेल्पफुल होता है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। क्योंकि समझने की बात यह है दोस्तों, इसमें ना हमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अब हम समझते हैं कि हम 10 साल के लिए किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमारा 10 साल मार्केट अच्छा काम करेगा, कुछ साल वो अच्छा रहेगा, कुछ साल वो डाउन रहेगा। तो ओवर द पीरियड जो हमें एवरेजिंग मिलेगी दोस्तों वो SIP की वजह से मिलेगी। क्योंकि इससे हमें क्या होगा कि अगर जिस टाइम हमारा अच्छा रिटर्न है और जिस टाइम हमारा खराब रिटर्न है तो उसको एवरेज कर देगा वो ओवर द पीरियड। तो दोस्तों ये तो हो गई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात। रही तो बात रिडम्पशन की, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें रिडम्पशन के टाइम पे भी कुछ ऐसी स्कीम देता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि इसको अगर मैं कहूं कि एक पेंशन स्कीम की तरह है, आप इसको रेगुलर इंटरवल में भी रिडम्पशन के बाद पैसा निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप उसको इंटरवल्स में निकाल सकते हो। एक छोटी सी टर्म्स और होती है दोस्तों यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, STP। तो दोस्तों उसका मतलब बिल्कुल आसान सा है कि आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से अगर दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम पे जंप करना चाहते हैं विद द सेम मनी और विद द सेम कंडीशन, तो आप अपना प्लान ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में काफी इजी तरीके से। ट्रांसपेरेंसी, तो दोस्तों जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ना काफी रेगुलेटेड होती है और यहाँ पे ऐसा इतनी फ्रीडम नहीं मिलती किसी भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर को कि वो एक पर्टिकुलर स्कीम अपने वे से डिजाइन कर पाए। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे सेट रूल्स हैं पर्टिकुलर स्कीम्स को लेके, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि हर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर उतनी फ्रीडम हमें नहीं मिलती है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज करने में या इन्वेस्ट करने में। साथ ही में दोस्तों ये इंडस्ट्री काफी ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब आपको हर रोज पता लगता रहेगा कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है और ये एक हर एक म्यूचुअल फंड की ड्यूटी होती है कि आपको रेगुलरली डिस्क्लोज करना कि वो आपका पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करें एक हेज फंड से, तो दोस्तों हेज फंड वैसे तो इंडिया में नहीं होते, इंडिया में हेज फंड लीगल नहीं है, बट हेज फंड एक वो फंड होता है जो कि काफी मतलब वेल्दी इन्वेस्टर से पैसा पूल करके काफी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज में लगाता है, काफी लिक्विड स्ट्रेटेजीज में लगाता है। और वो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर वो आपको बताएगा नहीं कि मैं कहां पैसा लगा रहा हूं, क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज है, वो उसने स्ट्रेटेजी सोची है। अगर वो दूसरे को बताएगा तो सेम स्ट्रेटेजी कैन बी कॉपीड, बट वो उसकी एक्सपर्टीज है तो ही इज नॉट लायबल टू टेल एनीवन कि मैं कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। बट ऐसा केस म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आपको बताया जाएगा कि आपका पैसा कहां लग रहा है और ऑलरेडी जो ये डिसीजंस होते हैं काफी रेगुलेशंस के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो अब ना कुछ फैक्ट्स देखते हैं और इससे हम समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में कितना ग्रो किया एक्चुअली में। तो दोस्तों इफ यू कैन सी, तो जो 2013 में हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो था 8 ट्रिलियन के आसपास, जो कि आज की अभी की करंट डेट में एज पर अप्रैल 2023 वो हो चुका है 41 ट्रिलियन के आसपास। यानी कि पिछले 10 सालों में मोर देन 5 टाइम्स ग्रोथ की है इस इंडस्ट्री की AUM ने। दोस्तों ये ना, अब आप ही लोग मुझे बताओ कि हम क्यों ना किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जब हमें थोड़े से पैसे देकर या थोड़े से इन्वेस्टमेंट मनी से ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं
और विदाउट प्रॉपर नॉलेज भी हमें मल्टीपल एसेट क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है, उनके रिटर्न्स मिलते हैं। और दोस्तों इससे ना सबसे बड़ा जो बेनिफिट म्यूचुअल फंड का मुझे लगता है पर्सनली, उससे क्या होता है कि आपका ना डिसिप्लिन बन जाता है इन्वेस्टिंग में। आपको ऑलरेडी पता है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको इतना पैसा इन्वेस्टिंग के लिए डालना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब हम एक्सटर्नली अगर हम जाए मार्केट में, हम शेयर खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम सोचते हैं यार अभी ना अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, अभी अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी ना इसका रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ये शेयर गिरेगा या कुछ भी नेगेटिव आएगा तो ये गिरेगा, तब मैं जाके इसको खरीदूंगा। तो वहां पर आपका क्या होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। बट इससे क्या होगा ना, इससे आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है इन्वेस्टिंग में। आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, आप हर एक साइकिल का बेनिफिट उठाते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से। तो मेरे लिए तो दोस्तों एक काफी अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। एंड कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं उसको जरूर बोलता हूं कि आप कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आप एक बेसिक नॉलेज लें, जो कि हमारा ये वीडियोस का टारगेट है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी मार्केट का स्टार्टिंग में एक्सपोजर लेने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स करना, सो दैट हमें पता लगे कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही में बने रहिए इस सीरीज के सेकंड वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स या म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, और हम जानेंगे कि हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।